नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। और आज तारीख है 19 फरवरी साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अब्बास अराची ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी दुनिया की आंखें खोल दी और पूरी दुनिया में इजराइल के लिए जो सॉफ्ट कॉर्नर था और ईरान के लिए जो नफरत थी, फाइनली अब्बास अराची ने डिप्लोमेटिक तरीके से इस नफरत को कैसे मोहब्बत में तब्दील किया और इजराइल का असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने कैसे वो लेके आते हैं। ये खबर जब आप सुनेंगे तो सुनने के बाद आपका सीना फख्र से चौड़ा हो जाएगा। और साथ ही इस वीडियो में दोस्तों हम आपको ये भी बताएंगे कि अब इजराइल कहीं ना कहीं तुर्की से डर रहा है और अब तुर्की, अगर इजराइल की बात को हम सच मान लें, तो एक ऐसा गंदा खेल खेल रहा है जिसके बाद जो मुस्लिम वर्ल्ड है बहुत बुरी तरीके से आपस में लड़ने वाला। और ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही भारत की ऐसी बेइज्जती, आप यकीन मानिए मोदी सरकार से पहले पूरे भारत की ऐसी बेइज्जती कभी भी इतिहास में नहीं हुई थी जैसी बेइज्जती आज हुई है। और ये बहुत बड़ी खबर है, इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। और साथ ही ईरान ने स्टेट ऑफ हार्मोज में पूरी तरीके से जितने व्यापार थे, यानी पूरी दुनिया का जो 20% व्यापार था उस पर कंट्रोल करके उसको ठप कर दिया। और किसी में हिम्मत नहीं है कि ईरान से जाके ये कह दे कि भाई साहब अब ये व्यापार चलने दीजिए, क्योंकि ईरान ने ऐसा दांव खेला है कि जो दो बड़ी सुपर पावर है, वो दो सुपर पावर इस समय ईरान के पाले में आके गिर गई हैं। और ये बहुत बड़ी खबर है, इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। और साथ ही भारत और पाकिस्तान की भी कुछ बड़ी खबरों के बारे में आपसे हम बातचीत करेंगे। यानी यकीन मानिए दोस्तों, आज की जो खबर है बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। और साथ ही इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। तब तक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूँ। और सबसे पहली खबर मैं दोस्तों आपको इजराइल की ही बताऊंगा। दरअसल इजराइल पूरी दुनिया में क्या कुछ कर रहा है बताने की जरूरत नहीं है। पिछले 2 सालों का रिकॉर्ड अगर उठा के देख लें तो इजराइल ने 77,000 लोगों को ऑन द रिकॉर्ड मारा है। साथ ही 7 देशों के ऊपर इजराइल ने हमला किया, उसमें से कतर है, ईरान है, लेबनान है, सीरिया है, फिलिस्तीन है और एक देश मिस्र। 2 सालों के अंदर 7 देशों पे हमला किया इजराइल ने। लेकिन इसके बावजूद भी इजराइल को लगता है कि पूरी दुनिया में वही सही है, बाकी दुनिया के जो लोग हैं वो उसके लिए खतरा है। और ऐसा ही काम इस समय इजराइल के एक्स प्राइम मिनिस्टर ने की। दरअसल नफ्ताली बेनेट, जो कि इजराइल के पुराने प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी दुनिया को चौंका दिया। दरअसल नफ्ताली बेनेट का कहना है कि तुर्की अब इजराइल के लिए खतरा बनता चला जा रहा। तुर्की लगातार अपनी ताकत में इजाफा कर रहा, तुर्की लगातार अपने आप को मजबूत कर रहा। ऐसे हाल में अब जैसे ईरान कहीं ना कहीं इजराइल की सिक्योरिटी के लिए खतरा है, सेम पैटर्न पे अब तुर्की भी हो रहा है। ये बात तो इन्होंने बोली थी, इसके बारे में मैंने आपको सुबह बताया था। लेकिन अब नफ्ताली बेनेट का नया बयान आया है कि सऊदी अरब को तुर्की जानबूझ के भड़का रहा है ताकि सऊदी अरब अब सुन्नी सुन्नी भाईचारा के अंदर आ जाए और इजराइल के ऊपर हमला भी कर दे। यानी नफ्ताली बेनेट के हिसाब से तुर्की एक अलग गेम खेल रहा है। बहरहाल क्या कुछ नफ्ताली बेनेट ने कहा एक बार पहले आप सुन लें, फिर इसके बारे में मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। पहले सुने आप नफ्ताली बेनेट ने क्या कुछ कहा। This threat is emerging. I want to be very clear. Turkey and Qatar have gained influence in Syria, are seeking influence elsewhere and everywhere throughout the region. And from here, I warn, Turkey is the new Iran. Erdogan is sophisticated, dangerous, and he seeks to encircle Israel. We can't close our eyes again. And while some senior Israelis were on Qatar's payroll, Qatar and Turkey are nourishing the Islamic Brotherhood monster that is growing and eventually might become as dangerous as the one created by Iran. इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं दोस्तों कि नफ्ताली बेनेट ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं कि तुर्की अब सऊदी अरब के साथ मिलकर सुन्नी सुन्नी भाईचारे के बारे में सोच रहा। भले ही अब आपको यह खबर लगे कि भाई साहब अगर सऊदी और तुर्की एक हो जाते हैं तो इजराइल मुसीबत में आ जाएगा, इजराइल दबने लगेगा, इजराइल किसी के आगे अब कुछ कर नहीं पाएगा। लेकिन ये खबर तो एक दूसरी चीज है। तुर्की का शुरू से प्लान था कि जितने भी मिडिल ईस्ट कंट्री हैं वहां पे केवल सुन्नी नेशन का ही राज हो। ये तुर्की शुरू से चाहता है। और तुर्की के जो राष्ट्रपति एर्दोगान है वो चाहते हैं कि तुर्की खलीफा बन के ही निकले। और ये बात कोई आज की नहीं, ये बहुत पहले से ऐसा सपना देखते हैं। और अगर ये ऐसा काम करते हैं कि सऊदी अरब को अपनी साइड मिला लिया, खुद भी सुन्नी नेशन है तो उनको भी अपने साथ मिला लिया, बाकी जितने और है उनको भी मिला लिया, तो ऐसे हाल में आपको क्या लगता है ये जो ईरान है इसकी मुसीबतें हल होंगी? नहीं,
ये ईरान के लिए नई मुसीबत पैदा करेंगे, चूंकि ये सुन्नी सुन्नी भाईचारे के चक्कर में सियाओं के दुश्मन बन जाएंगे, और जब ये सिया के दुश्मन बन जाएंगे तो उसमें बड़ा फायदा कौन उठाएगा? इजराइल। और ये बात तुर्की को समझनी पड़ेगी, सऊदी अरब को समझनी पड़ेगी कि अगर आज ये सुन्नी सुन्नी और सिया सिया के लालच में पड़ के कि यार वो तो सिया है, मारने दो, तो आने वाले टाइम में इजराइल इनके ऊपर भी हमला करेगा। और नफ्ताली बेनेट ने जब ये बात बताई तब इजराइल के बाकी लोगों ने भी कहा कि हाँ, हमें तुर्की के बारे में कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। यानी ईरान के साथ गद्दारी जो तुर्की ने की थी, बड़े बड़े यूट्यूबर आपको बताते हैं कि यार तुर्की ने ईरान के हक में ये कर दिया, तुर्की ने ईरान के हक में वो कर दिया। मैं बड़े धड़ल्ले से एक सवाल उनसे पूछना चाहता हूँ कि भाई साहब, आज तक का रिकॉर्ड उठा के देख लो, तुर्की ने कौन सी ऐसी डील ईरान के साथ साइन कर दी? तुर्की ने कौन से फाइटर जेट भेज दिए? तुर्की ने कौन से ड्रोन ईरान की मदद के लिए भेज दिए कि भाई साहब तुम्हारी लड़ाई चल रही है इजराइल और अमेरिका के साथ, एक काम करो तुम हमारे ड्रोन का इस्तेमाल करो? तुर्की ने ऐसा कुछ नहीं किया। तुर्की केवल और केवल अपने खलीफा बनने की लालच में है, और इस वजह से इजराइल मजा मारेगा, इजराइल फायदा उठाएगा, इस बात को आप समझिएगा। और इसी बीच जो मुद्दा भी मैंने आपको समझाया, सेम मुद्दा आज अब्बास अराची साहब ने भी उठाया, जो ईरान के इस समय फॉरेन मिनिस्टर यानी विदेश मंत्री हैं अब्बास अराची साहब। उन्होंने जो बातें बोली वो बातें आपको समझनी पड़ेगी। दरअसल पूरी दुनिया आरोप लगा रही है इस समय ईरान के ऊपर। 2-4 देशों को आप हटा दे तो पूरी दुनिया ये कह रही है कि भाई साहब, जब इजराइल मना कर रहा है कि आप न्यूक्लियर वेपन ना बनाओ, तो आप बनाने की जिद पे क्यों अड़े हो? अब ये बात जब तुर्की या फिर बाकी देशों ने भी बोलनी शुरू कर दी, तब ईरान ने साफ तौर पे कहा, खासकर अब्बास अराची ने साफ तौर पे कहा कि काम करो यार, हमें कोई ऐसा रास्ता बता दो, तुम कह दो तो हम कुरान पे हाथ रख के कसम खा लें, तुम कहो तो हम कुछ और कर लें, तुम कहो तो हम मदीने में जाके कसम खा लें, तुम कोई तरीका बताओ जिससे हम प्रूव कर सके कि यार हमें न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाना है। और रही बात कि हमारे न्यूक्लियर वेपन बनाने से खतरा होगा इजराइल को, तो एक बात आप बता दो कि जो देश 70,000 लोगों को मार चुका हो, जो देश 2 साल के अंदर 7 देशों पे हमला कर चुका हो और उसके पास न्यूक्लियर वेपन है, और वो अगर किसी के लिए खतरा नहीं है तो हम खतरा कैसे हो सकते हैं? क्या कुछ कहा था अब्बास अराची साहब ने? दोनों वीडियो में आपको दिखाता हूं, दोनों वीडियो आप इत्मीनान से सुने। पहले با چه زبانی باید بگیم که ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم و نخواهیم هم بود. هر چطور میخوان راستی آزمایی کنن. ما اگر واقعا اینا دلشون میخواد ایران سلاح هسته‌ای نداشته باشه، ما آماده ایم هر گونه راستی آزمایی رو خواستن با هم دیگه داشته باشیم. While the United States and certain European countries turned a blind eye to the threats posed by the Israeli regime to international peace and security, including its nuclear weapons capabilities, they continue to portray Iran's peaceful nuclear program as a threat to international peace and security. The Israeli regime has been committing the most atrocities crimes for the past 8 decades with full impunity, unfortunately. In less than 2 years, it has attacked 7 countries in the region, while more than 70,000 people have been massacred in Gaza as part of its colonial genocide. There is no crime it has not committed and no red line it has not crossed. Mr. President, the United States and some European states persist in the imposition of unlawful sanctions, military threats, the engagement in force posturing, and the issuance of explicit references to the possible use of force by the United States, including significant military deployment. इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि अब्बास अराची ने कितने गंभीर और कितने बुनियादी आरोप लगाए। और ये आरोप ऐसा नहीं कि इजराइल के ऊपर लगे, ये आरोप पूरी दुनिया पे लगे हैं। जो इस समय अमेरिका का चश्मा पहन के ईरान को आंकने की गलती करती है, वो दुनिया समझ ले कि इजराइल से बड़ा खतरा पूरी दुनिया के लिए कोई नहीं है। इजराइल ने ही ऐसे ऐसे कांडों को किया है, जैसे जेफरी एप्स्टीन का मामला, जो अमेरिका हमेशा से इजराइल का सपोर्ट करता था। उसी अमेरिका को ब्लैकमेल करने के लिए इजराइल ने अपना एक बैकअप प्लान तैयार रखा था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप कभी भविष्य में हमारी बात ना सुने तो जेफरी एप्स्टीन फाइल से हम इनको ब्लैकमेल कर सकते हैं। आज उसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के पिछवाड़े में वो ताकत ही नहीं है कि इजराइल की बात को काट सके डोनाल्ड ट्रंप। सेम पैटर्न पे आप समझिए, पूरी दुनिया के बड़े बड़े लोगों को इसने अपने कंट्रोल में कर रखा है। 1-2 तो हमारे वाले भी हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं, आप समझ सकते हैं। और ये काम अगर इजराइल कर रहा है, उसके बावजूद भी अगर इजराइल खतरा नहीं है, तो अब्बास अराची ने बड़ी साफ बात पूछी कि भाई साहब फिर हम खतरा कैसे हैं। खैर, ऐसा नहीं कि ईरान अगर बातचीत कर रहा है या फिर अब्बास अराची ऐसी बातों को पूरी दुनिया के सामने रख रहे हैं तो अब्बास अराची एक तरह से सिंपैथी की भीख मांग रहे हैं। नहीं, अगर किसी को ऐसा लगता है तो बहुत गलत है। दरअसल अब्बास अराची तो इधर डिप्लोमेटिक तरीके से ये काम कर ही रहे हैं, लेकिन IRGC वो काम कर रही है जिसके बाद पूरी दुनिया आज ईरान का लोहा मान रही है। हुआ क्या?
मैंने आपको 2-3 बार बता दिया है कि स्टेट ऑफ हार्मोज जो ईरान के बगल एक पतला रास्ता है पानी के जरिए, उस स्टेट ऑफ हार्मोज के जरिए कम से कम 20% यानी 20 लाख मिलियन बैरल के करीब का तेल पूरी दुनिया में इधर से उधर जाता है। स्टेट ऑफ हार्मोज पे ईरान का कब्जा है, या फिर साफ तौर पे कहें तो स्टेट ऑफ हार्मोज ईरान का ही है। और अब ईरान ने वहां पे अपनी एक्सरसाइज शुरू की। और सबसे ताजुब की बात यह है, और जिसके बारे में पूरी दुनिया में किसी ने सोचा तक नहीं था, कि रशिया और चाइना ऐसे जंग के माहौल में अपनी नेवी को भेज के अपनी दोस्ती का पुख्ता सबूत देंगे। आज रशिया और चाइना की नेवी वहां पे पहुंच चुकी है, धड़धड़ा के वहां पे एक्सरसाइज चल रही है। तीनों ही देश एक दूसरे के साथ आर्मी ड्रिल भी कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ नेवल ड्रिल कर रहे हैं। और ऐसे हाल में स्टेट ऑफ हार्मोज पूरी तरीके से ठप पड़ा, यानी पूरी दुनिया के 20% व्यापारियों का काम ठप पड़ गया। अब पूरी दुनिया ईरान से रिक्वेस्ट कर रही कि भैया कुछ तो ऐसा इंतजाम कर दो, थोड़ी सी रहम दिखा दो। ईरान ने बड़े साफ तौर पे कहा कि व्हाई शुड ऑलवेज आई डू, भाई हमेशा मैं क्यों करूं। जाके अमेरिका से कहो कि पीछे हटे, जाके अमेरिका से कहो कि हमसे प्यार से इज्जत से बात करे। नहीं तो आज तक अगर हमने स्टेट ऑफ हार्मोज में ऐसा कोई काम नहीं किया था तो हम क्यों करते, लेकिन हमें मजबूर किया गया। तो हम अकेले नहीं हैं, हम पूरी दुनिया को हिलाने की कुव्वत रखते हैं डिप्लोमेटिक तरीके से भी। और ये सेंसन टैरिफ तो अलग बात है, हम तुमको व्यापार ही नहीं करने देंगे। यानी अमेरिका से बड़ा सेंसन और अमेरिका से बड़ा टैरिफ ठोकने का काम पूरी दुनिया पे ईरान ने किया। चूंकि हर देश में अगर 100 लीटर तेल आता है, एक छोटा आंकड़ा आपको बता रहा हूं, अगर पूरी दुनिया में 100 लीटर तेल आता है तो 20 लीटर तेल स्टेट ऑफ हार्मोज के जरिए ही आता है। यानी पूरी दुनिया पे चंद मिनट के अंदर ईरान ने सेंसन ठोक दिया और पूरी दुनिया ईरान का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। अब सुनिए, इधर ये चीज चल रही है, इधर आप लगातार सुन रहे होंगे कि अमेरिका के खतरनाक हथियार, चाहे F-35 हो, चाहे F-22 हो, चाहे B-2 बॉम्बर हो, चाहे F-16 हो, इनके सैकड़ों की तादाद में जखीरे इस समय ईरान के इर्द गिर्द मिडिल ईस्ट में डिप्लॉय किए जा रहे हैं। अब ईरान ने जब ये चीज़ देखी, ईरान ने बड़ा गजब प्लान किया। दरअसल ईरान के अलग अलग टापुओं पे आर्मी बेसिस कभी न कभी थे। वक्त के साथ साथ जब ज़रूरतें कम हुई, जब इराक की जंग हुई थी उस समय फिर ईरान ने अपनी ताकत में और इजाफा किया था। लेकिन जब धीरे धीरे ज़रूरतें कम हुई तो ईरान ने फिर अपनी सैन्य ताकतों को कम किया और हवाई ताकतों पे ध्यान दिया। लेकिन अब खबर यह है कि अलग अलग जो टापू थे और अलग अलग जो आर्मी बेस ईरान के थे जो कभी वक्त में बंद पड़ गए थे, उनको फिर से रिस्टोर किया गया। इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी की सिक्योरिटी बढ़ाई गई और हर वो इंटरनल सिक्योरिटी पे काम किया जा रहा है जिससे कहीं भी अमेरिका को फायदा ना पहुंचे दोस्तों। और ये खबर इतनी ज़्यादा बड़ी है कि अमेरिका सोचे पिछले 1 महीने से लगातार कभी ये जहाज कभी वो जहाज, यानी लाखों अरब डॉलर का तो इन्होंने पेट्रोल फूंक दिया। अगर आपकी भाषा में बताऊं तो, चूंकि एक एयरक्राफ्ट कैरियर जब चलता है तो ऐसा नहीं है कि भाई 20-25 का एवरेज देगा। हमारी आपकी तरह बाइक वाले थोड़ी ना ही है। इन्होंने लाखों अरब डॉलर की रकम को खर्च कर दिया, फूंक दिया, केवल इस उम्मीद में कि ईरान अब झुक जाए। लेकिन ईरान है कि पुष्पा है, झुकेगा नहीं। और ऐसे हाल में अमेरिका लगातार अपना रोना भी चालू कर रहा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब कह रहे हैं कि ईरान मुझको मारना चाहता है। ईरान ने एक बार मुझ पर गोली चलवाई। ईरान ने कहा यार हम चलवाते तो गोलियां नहीं चुकती। खैर, इधर ये तमाम चीज चल रही है। इधर ईरान की राजधानी तेहरान के साउथ वेस्ट इलाके में एक जगह लगती परांद, और इस परांद में आज फिर से कुछ ब्लास्ट की खबरें आई। हालांकि ये खबर अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन उड़ती उड़ती खबर आई। और जो वीडियो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये वीडियो सोशल मीडिया पे काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा। और इस वीडियो के बारे में दोस्तों दावा ये किया जा रहा है कि ये वीडियो परांद का है और वहां पे ब्लास्ट हुआ है। और ये बात कहीं ना कहीं ऐसे मौके पे खटकने वाली इस वजह से है क्योंकि आप पिछले 2-3 महीने का सिनारियो अगर उठा के देख लें तो 2-3 महीनों में लगातार ब्लास्ट की खबरें आपको ईरान के अंदर से आ रही हैं। हर बार ईरान ये कहता कि हमारे अंदर कोई ब्लास्ट नहीं हुआ। हर बार ईरान ये कहता कि भाई साहब सब चीज़ें ठीक हैं, ये तो गैस एक्सप्लोजन था। लेकिन धीरे धीरे जब आप खबरों को पकड़ना और पढ़ना शुरू करेंगे और सारी चीज़ें सीक्वेंस के जरिए आप मैच करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि यार अचानक से 2 महीने के अंदर सैकड़ों मरतबा ब्लास्ट तो नहीं हो सकते। जिस देश के पास सैकड़ों सालों से तेल हो, वो देश इतना कमज़ोर तो नहीं हो सकता कि आए दिन वहाँ पे आग लग जाए। ये सवाल बहुत बड़ा है और इसका जवाब मैं आप पे छोड़ता हूँ। और अब आपको 2 ऐसी बड़ी खबरें बताता हूँ जिसको सुनने के बाद आपका दिमाग सन्न पड़ जाएगा। पहली खबर है दोस्तों हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली से। मोदी साहब ने पिछले 10-12 सालों में केवल हिंदू मुस्लिम किया, इसके अलावा अगड़ा बनाम पिछड़ा किया, फिर मंदिर मस्जिद किया। और इससे जब इनका मन भर गया और इनको लगा कि कुछ काम की चीज़ करते हैं, तब इन्होंने पहली बार AI समिट करवाई नई दिल्ली में। AI समिट जब कराई गई तो वहाँ पे गलगोटिया कॉलेज पहुँचता है।
और ये खबर आपके लिए बिल्कुल अहम है, क्योंकि आपके बच्चे भी जिद करते हैं कि मेरा नाम गलगोटिया में लिखा दो। गलगोटिया की जो प्रोफेसर नेहा सिंह हैं, वो अपने बच्चों को लेके एआई समिट में पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद इन्होंने कहा कि 350 करोड़ की लागत से, ध्यान दीजिएगा, 350 करोड़ की लागत से हमने ऐसा रोबोट बनाया है कि इसको देखने के बाद अमेरिका क्या कहता था, अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते तू क्या है बे। मतलब ऐसा रोबोट को जिसको देखने के बाद डोनाल्ड ट्रंप सफेद का काला पड़ जाए, चाइना की आंखें बड़ी हो जाए, जापानी लोग लंबे हो जाए, पाकिस्तान पैंट में छर्र से पेशाब कर दे, ऐसा रोबोट हमने बनाया है। और इस रोबोट को बाकायदा नुमाइंदगी के तौर पे वहां पे शो ऑफ भी किया गया। और अब सुनिए, जब ये रोबोट दिखाया गया, जिसका वीडियो आप अपने सामने भी मेरे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, इस रोबोट के बारे में चाइना ने क्लेम किया, करे ये तो हमारा रोबोट है यार, 2.5 लाख रुपए में हम बेचते हैं, हमसे मंगाया गया था। अब ये खबर जब निकल के सामने आई, तब सुनिए नाटक कितना हुआ कि शुरू में तो डिफेंड करने की कोशिश की गई सरकार द्वारा कि भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है, ये रोबोट इधर का ही है। लेकिन धीरे धीरे जब कलई दर कलई खुलती चली गई, अलग अलग जगहों से क्लेम आते चले गए, तब क्या हुआ कि ये कहा गया गलगोटिया से कि बाहर निकल जाओ, भागो यहां से। गलगोटिया ने कहा नहीं जाएंगे। मतलब सरकार जो समिट करा रही है, उस समिट के बारे में गलगोटिया ने कहा हम नहीं जाएंगे। अब सरकार ने कहा तुम नहीं जाओगे, हम बिजली काट देंगे। मतलब जैसे शादी में दो फूफा लड़ रहे हो, ऐसा सरकार और गलगोटिया का चोली दामन का साथ था। गलगोटिया ने कहा नहीं जाएंगे, सरकार ने कहा हम तुम्हारी बिजली काट देंगे। उसके बाद गलगोटिया ने अपना विश्वव्यापी ऐसा मॉडल प्रस्तुत किया, इसको जब आप देख लेंगे तो देखने के बाद हो सकता है ब्रह्मांड थर्रा जाए, धरती हिल जाए। हो सकता है इसको देखने के बाद आपकी आंखें चकाचौंध हो जाए। कोई पाकिस्तान से देख रहा हो तो हो सकता है गजवा हिंद का सपना छोड़ दे। ऐसी खतरनाक टेक्नोलॉजी अभी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, उस वीडियो को भी मैं आपको दिखाता हूं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के भैया दिल थाम लो, ऐसी खतरनाक इन्वेंशन आपके सामने दिखाता हूं। और इन्वेंशन ये देखिए, अभी स्क्रीन पे जिस वीडियो को देख रहे हैं, ये वीडियो पता है क्या है? एक प्लेन है, एक ड्रोन है, ये थर्माकोल से बना है और इसके ऊपर एल्युमिनियम फाइल लपेट दी गई। 350 करोड़ की लागत वाली कंपनी ने, 350 करोड़ के पैकेज वाले कॉलेज ने एल्युमिनियम फाइल में लपेट के ऐसा एआई वाला अपना सिस्टम प्रस्तुत किया। इसको ड्रोन कहें, प्लेन कहें, क्या कहें, मुझे नहीं समझ में आता। आप ही कुछ नाम दे दीजिएगा इस झंडू चीज को। मतलब आप सोच के देखिए कि पूरी दुनिया की नजर थी हमारे ऊपर कि भाई दिल्ली में, भारत की राजधानी में एआई समिट हो रहा। इस एआई समिट के बारे में पूरी दुनिया ने सोचा कुछ तो बड़ा होगा, आईटी हब है ही भारत। लेकिन पहली बेइज्जती किसने की? चाइना ने, कि भारत वाले चोर हैं। यही तो बोलेगा चाइना कि भारत वाले चोर हैं। वो हमारा भिखमंगा पड़ोसी पाकिस्तान हमारा अलग मजाक उड़ाएगा। और ये सब किसकी वजह से? समझ जाइएगा। ये अभी आपने जो देखा, ये थर्माकोल में लपेट के एक प्लेन बनाया गया। भाई साहब, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 10वीं 12वीं के बच्चे ऐसा प्लेन बनाते हैं, लेकिन बनाया गया। अब सुनिए कहानी क्या है। इसके बावजूद भी जो नेहा सिंह हैं, जो प्रोफेसर महोदया है, वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। और मोदी साहब भी कुछ खास नहीं बोल पा रहे हैं। जिस हिसाब से अपनी एआई समिट को पूरी दुनिया में ग्लोबलाइज कर रहे थे, पूरी दुनिया में ग्लोरीफाई कर रहे थे, आज मोदी साहब एक शब्द नहीं बोल पा रहे। ऐसा भी नहीं कि ये गलत किए, इनके ऊपर हम कार्रवाई करें। ना 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 ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। भाइयों बहनों, अच्छे दिन। कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बता रहा हूं, अभी तवज्जो के साथ सुनिए। इधर जैसे ये, ऐसे इनके फॉलोअर, ऐसे इनके सपोर्टर, अंधभक्त मंडली। बनारस में एक बकरी की दुकान थी, पहुंच गए भाई साहब। पहुंचने के बाद बस बंद करो, बंद करो, बंद करो। लेकिन अगर एक जगह चिराग जला हो ना, तो लाखों किलोमीटर तक उसकी रोशनी जाती है, अगर आंखों में चमक हो तो। ध्यान दीजिएगा। आपको याद होगा मोहम्मद दीपक, वो पहलवान जिसने मुस्लिम शख्स के साथ बदतमीजी होने पे बजरंग दल को ठिकाने लगा दिया था, सबक सिखा दिया था। अब यही सेम चीज वाराणसी में हुई।
बनारस में जब उस दुकान को बंद करवाने के लिए पहुंचते हैं कुछ लोग, तो क्या मुस्लिम क्या हिंदू सब सामने आ गए और बोला बंद करके दिखा और भाग यहां से। अब ये चीज जब निकल के सामने आई तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा उसका एक्सक्लूसिव वीडियो आप देखें जरा। आईडी दिखाओ, आईडी दिखाओ, आईडी दिखाओ, आईडी दिखाओ, आईडी दिखाओ, कौन अधिकारी है? आईडी दिखाओ, आईडी दिखाओ, अधिकारी न रहे। आईडी दिखाओ, आईडी दिखाओ, आईडी दिखाओ, अधिकारी न रहे। अरे कौन अधिकारी है? कौन अधिकारी है? आईडी दिखाओ, आईडी दिखाओ, दिखाओ आईडी, दिखाओ आईडी, आईडी दिखाओ, गाड़ी नहीं, दिखाओ आईडी, गाड़ी नहीं, आईडी दिखाओ, अभी बताइए। लाइसेंसी मत दिया, लाइसेंसी मत दिया, 50 साल से चल रहा है। आईडी दिखाओ, आईडी दिखाओ, आईडी दिखाओ, आईडी दिखाओ, दिखाओ आईडी तुमने। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से अंधभक्तों के मुंह पे थूकने का काम हिंदू मुस्लिम भाईचारे ने किया है। और कायदे से आज हमको आपको इसकी जरूरत है, हमको आपको इसकी जरूरत है। नहीं तो चाइना कहता है कि इन्होंने चोरी की है, पाकिस्तान तो अलग खीकी भाई खाने को आटे नहीं, मजे लेने में क्या जा रहा है। आप सोचिए हमारे पास खाने का पैसा हो ना हो, डज नॉट मैटर, मजे तो हम ले सकते ना, जैसे अभी मैं ले रहा हूं सरकार के। समझिएगा, एकजुट रहिए, एक रहिए, नेक रहिए। और ये बताने के लिए प्रखर राजपूत जैसा कोई बार बार नहीं आएगा। कोई हिंदू है, मैं तो कट्टर ठाकुर हूं, मैं गर्व से कहता हूं मैं कट्टर ठाकुर हूं, कट्टर हिंदू हूं, लेकिन सही चीजों के लिए, गलत चीजों के लिए नहीं। आप इस चीज को समझिए। कोई हिंदू है तो केवल हिंदू का पक्ष ले, कोई मुसलमान है केवल मुसलमान का पक्ष ले, तो ऐसे तो यार देश ऐसे दो फाड़ हो जाएगा। हमारे पूर्वजों ने जो मेहनत की, क्या फायदा होगा। खैर, तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, ऊपर वाला की फात।